किसी पार्टी को कोई कितना ही चंदा दे, इससे हमें क्या लेना देना, और इससे हमारा कौन सा मौलिक अधिकार खतरे में आ गया है। If you see the directions which we have issued at page 76, My lord. we have not told you to do the matching exercise. We have asked you for a plain disclosure. 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पर ईडी की रेड पड़ती है, लेकिन इसके महज 5 दिनों बाद 7 अप्रैल को ये कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदती है। कई दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को सब स्टैंडर्ड ड्रग्स यानी कि घटिया क्वालिटी की दवाइयां बनाने के नोटिस मिलते हैं, लेकिन फिर वही कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर पार्टियों को चंदा दे देती है और फिर ये नोटिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। नंबर 4, मदन लाल लिमिटेड। इसका नेट प्रॉफिट होता है 10 करोड़ और इसके द्वारा डोनेशन दी जाती है 185 करोड़, यानी कि अपने एवरेज प्रॉफिट का 1874% हिस्सा दान दे दिया जाता है। मतलब कि आप कमा रहे हो 100 रुपए, लेकिन दान दे रहे हो 1800 रुपए से भी अधिक का। भैया गजब गणित है। पॉलिटिकल डोनेशन को और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को कम करने के लिए पॉलिटिकल डोनेशन को टैक्स फ्री बनाया गया और इसके बाद 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों, इन सब के द्वारा भी अभी तक इलेक्शंस में ब्लैक मनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेताओं के घर से बोरियां भर भर कर पैसे मिल रहे थे। इन खबरों को देखिए। Income Tax Department has seized roughly about 11 crore rupees in terms of cash. Of about 10.5 crore rupees in cash. सूटकेस में कैश, अलमारी में कैश। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त। और भैया इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय अरुण जेटली जी 1 फरवरी 2017 को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2017 लेकर आते हैं और 31 मार्च को इसे हरी झंडी दे दी जाती है और ये एक्ट बन जाता है। The budget for the financial year 2017 to 2018 was finally passed by Parliament after its passage in the Lok Sabha. दोस्तों, इसी फाइनेंस एक्ट के द्वारा कई सारे एक्ट्स को अमेंड किया जाता है और उन्हीं अमेंडमेंट्स के द्वारा यहाँ पर पहली बार नींव रखी जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। जैसे कि नंबर 1, 1934 के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में सब सेक्शन 3 को जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा अब से केंद्र सरकार किसी भी अनुसूचित बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने का आदेश दे सकती है। इसके पहले पैसे छापना या इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे डिमांड बिल या वचन पत्र आदि बियरर बॉन्ड्स को छापने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई बैंक के पास ही था। लेकिन अब से सरकार किसी भी बैंक जैसे कि एसबीआई को आदेश दे सकती है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी कर सके। नंबर 2, दूसरी अमेंडमेंट की जाती है दोस्तों 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में। इसके सेक्शन 13A के क्लोज बी में संशोधन किया जाता है, जिसके द्वारा अब से इन पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा भले ही कितना ही लाखों करोड़ों का डोनेशन आ जाए, लेकिन फिर भी इन्हें अपने दानदाताओं की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले इन्हें 20,000 से अधिक की सभी डोनेशंस की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती थी। इसी सेक्शन में एक और क्लोज डी को भी जोड़ा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये पार्टियां अब से 2,000 से अधिक की डोनेशन किसी बैंकिंग चैनल या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ही ले सकती है, यानी कि ये नगद में 2,000 से अधिक की डोनेशन नहीं ले सकती है। इस पर एक लिमिट लगा दी गई, पहले ये लिमिट नहीं थी। नंबर 3, तीसरी अमेंडमेंट की जाती है दोस्तों 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। इसमें भी दोस्तों सेक्शन 29C के अनुसार पहले इन्हें 20,000 से अधिक की सभी डोनेशंस की एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर निर्वाचन आयोग को सौंपनी पड़ती थी। लेकिन अब से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से इन्हें जो भी डोनेशन आएगी उसकी रिपोर्ट इन्हें इलेक्शन कमीशन को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भले ही लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन इकट्ठा कर ले, लेकिन उसकी जानकारी इन्हें चुनाव आयोग को भी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 4, अब दोस्तों चौथी और सबसे भारी अमेंडमेंट की जाती है 2013 के कंपनीज एक्ट में। इसके सेक्शन 182 के सब सेक्शन 1 में से फर्स्ट प्रोवाइजो को ही हटा दिया जाता है, जो बेसिकली ये कहता था कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 सालों की एवरेज कमाई का 7.5% से अधिक हिस्सा किन्हीं भी पॉलिटिकल पार्टियों को दान में नहीं दे सकती है। यानी कि किसी कंपनी की यदि पिछले 3 सालों की एक एवरेज कमाई 100 करोड़ है, तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को मात्र 7.5 करोड़ से अधिक का दान नहीं दे सकती थी। इसके ऊपर ये एक फिक्स्ड लिमिट लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों, इस प्रोवाइजो के हटने के बाद अब से कंपनियां इन पार्टियों को चाहे जितना भी पैसा दे सकती थी। इसके अलावा इसी सेक्शन के सबसेक्शन 3 में एक नए प्रोवाइजो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसके अनुसार पहले इन कंपनियों को ये जिन पॉलिटिकल पार्टियों को भी डोनेट करती थी उनका पूरा नाम, पता, पेन नंबर सहित उन्हें कुल कितने रुपए की डोनेशन दी है, ये तमाम जानकारियां इनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी पड़ती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इन्होंने कुल कितने रुपए की पॉलिटिकल डोनेशन दी है,
केवल यही बताने की आवश्यकता थी, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने कितने रुपए की डोनेशन दी है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भैया ये वो 4 मेजर अमेंडमेंट्स थी जिनके द्वारा 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की नींव रखी गई थी। इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी कई पार्टियों ने आवाज उठाई थी, जैसे कि CPIM, CPIML आदि। हालांकि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके 1 साल बाद ही 2 जनवरी 2018 को सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आ जाती है। इस स्कीम के तहत अब से SBI 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ इन मूल्यों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी कर सकती है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए देश भर में SBI की कुल 36 मुख्य शाखाओं का चयन किया जाता है। केवल इन्हीं शाखाओं से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता था और इन्हीं में इन्हें भुनाया जा सकता था। लेट सपोज कोई भी एक भारतीय नागरिक या किसी कंपनी का मालिक अपनी पसंदीदा पार्टी को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 1 लाख रुपए का चंदा देना चाहता है, तो वो इन SBI की 36 मुख्य शाखाओं में से किसी भी एक शाखा में जाएगा। अब वहां पर वो बैंक उससे उसकी KYC कंप्लीट करवाएगा, जैसे कि उसका नाम, पेन नंबर और एड्रेस आदि जानकारी उससे मांगेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद बैंक उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट कर लेता है और इसके बदले में उसके हाथ में एक इस तरह का कागज का टुकड़ा थमा देता है। और दोस्तों यही होता था एक इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पर यहाँ ऊपर इसके जारी होने की डेट लिखी रहती थी कि इसे कब इश्यू किया गया है और इसके नीचे यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी रहती थी कि ये बॉन्ड कितने रुपए का है। इनके अलावा इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता था कि इसे किसने खरीदा और किसने भुनाया। एटलीस्ट उस समय तक सरकार का तो यही कहना था, लेकिन ये बाद में पता चलता है कि इसमें एक हिडन सीरियल नंबर भी है जिसके द्वारा इसे ट्रैक किया जा सकता। ये इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए किसी करेंसी नोट की तरह काम करते थे। जो व्यक्ति इन बॉन्ड्स को खरीदता वो अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाकर इस बॉन्ड को जमा कर देता। अब उस पार्टी का कार्यकर्ता इन 36 में से किसी भी मुख्य ब्रांच में जाता और इस बॉन्ड को जमा कर देता और वहां पर वो बैंक उस पार्टी के अकाउंट में ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है आपकी पसंदीदा पार्टी A को डोनेट करने के लिए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे इस बॉन्ड को छुड़ा ले जाता है। अब वो यदि चाहे तो उसकी पसंदीदा पार्टी B को यदि इस बॉन्ड को दे आए तो अब भैया ये पैसा उसकी पसंदीदा पार्टी B के पास चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के पास ये बॉन्ड रहता था वही इसका मालिक हो जाता था। भैया इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा केवल वही पार्टियां डोनेशन ले सकती थी जो 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले जनरल इलेक्शंस में कम से कम 1% वोट शेयर हासिल किया हो। कोई भी अपनी छोटी मोटी फर्जी पार्टी बनाकर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेशन प्राप्त नहीं कर सकता था। इन बॉन्ड्स के लिए एक विशेष समय अवधि तय की गई थी, जैसे कि साल में केवल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10-10 दिनों के लिए इन बॉन्ड्स की बिक्री की जाती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के आदेश पर इस समय अवधि को एक्स्ट्रा 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता था। इनकी एक्सपायरी डेट केवल 15 दिनों की ही रहती थी, यानी कि खरीदे जाने के अगले 15 दिनों के भीतर ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इन्हें नहीं भुनाया जाता था तो इनका सारा का सारा पैसा बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता था। अब दोस्तों जैसे ही 2017 के फाइनेंस बिल के द्वारा इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी दौरान 14 सितंबर 2017 को ADR सुप्रीम कोर्ट में इस स्कीम के खिलाफ एक PIL फाइल कर देता है। इसके बाद एक और NGO कॉमन कोज और CPIM पार्टी भी इस स्कीम के खिलाफ ADR के साथ आ जाते हैं। अब भैया इस केस पर कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है, लेकिन इसी दौरान कई फैक्ट्स निकलकर सामने आने लगे, जैसे कि द क्विंट मीडिया की पत्रकार पूनम अग्रवाल ने जब अप्रैल 2018 में 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदकर उनकी फोरेंसिक जांच कराई तो उन्हें पता चलता है कि इन बॉन्ड्स के ऊपरी कोने में एक अदृश्य यूनिक अल्फान्यूमेरिक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, जो कि केवल UV लाइट के पड़ने पर ही दिखाई देता है। The lab report revealed the presence of unique alphanumeric numbers on both bonds. इस हिडन अल्फान्यूमेरिक कोड के बारे में जब इन्होंने SBI के टॉप ऑफिसर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में पहले से पता है, लेकिन ये केवल एक सिक्योरिटी फीचर है। ये इसीलिए है कि कोई फर्जी बॉन्ड बनाकर बैंक में जमा ना कराए। हम इस कोड के द्वारा किसी भी डोनर या रिसीवर की जानकारी को अपने पास स्टोर करके नहीं रख रहे हैं और इसीलिए ये पूरी तरीके से गुमनाम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों 2 जनवरी 2018 को लॉन्च हुई इसी स्कीम के सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 में एक कहा गया था कि किसी भी सक्षम अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा यदि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी मांगी जाती है तो SBI को उस जानकारी को देना होगा।
अब भैया यदि इनके पास ये जानकारी स्टोर ही नहीं थी तो आखिर ये कानून किस प्रकार से काम करता? इसका मतलब साफ था कि इन सीरियल नंबर्स के द्वारा ये पता लगाया जा सकता था कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा है और किसे दिया है। इसके बाद दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि सरकार ने कहा था कि हमने इस स्कीम को लाने से पहले निर्वाचन आयोग और आरबीआई के साथ डिस्कशन किया है, उनके अप्रूवल के बाद ही हम इस स्कीम को लेकर आए हैं। लेकिन बाद में आरटीआई के द्वारा जब आरबीआई और निर्वाचन आयोग के लेटर्स सामने आते हैं तब उनसे ये पता चलता है कि आरबीआई और निर्वाचन आयोग ने भी इस स्कीम के खिलाफ अपनी चिंताएं जाहिर की थी। जैसे कि 30 जनवरी 2017 को आरबीआई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि ये बॉन्ड्स किसी करेंसी की तरह ही हैं, इसीलिए इन्हें जारी करने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई का है, ना कि एसबीआई का। अब दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आरबीआई को एक लेटर लिखती है और ये भी आरटीआई के द्वारा बाहर आ जाता है। इस लेटर में कहा जाता है कि आरबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे मैकेनिज्म को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाई है। इन बॉन्ड्स का किसी करेंसी की तरह उपयोग नहीं किया जा सकेगा और आपका जो ये सुझाव है ये थोड़ी देर से आया है। अब तो फाइनेंस बिल प्रिंट भी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर आरबीआई के टॉप लेवल के शिक्षित अधिकारी भी इस स्कीम को ठीक तरीके से समझने में नाकामयाब हो गए थे। दोस्तों इन सब कंसर्न्स को देखते हुए पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस स्कीम पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मामला लंबा ही खिंचा चला जा रहा था। लेकिन फिर 16 अक्टूबर 2023 को ये लोग कहते हैं कि हमारी हियरिंग अर्जेंट है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और भैया इस बार इन्हें निराश नहीं होना पड़ता है। 31 अक्टूबर 2023 को माननीय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने लग जाती है। भैया सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है कि इस स्कीम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि इसमें बैंक का पैसा ही यूज होगा, इसीलिए अब से इलेक्टोरल फंडिंग में अनक्लीन मनी, अनअकाउंटेड पैसा या ब्लैक मनी खत्म होगी। अब इसके खिलाफ पिटिशनर्स ने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि इसके फायदे कम लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसके द्वारा अब जनता को यही पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है और इससे हमारा मौलिक अधिकार खतरे में है। अब आप लोग कहोगे कि किसी पार्टी को कोई कितना ही चंदा दे, इससे हमें क्या लेना देना और इससे हमारा कौन सा मौलिक अधिकार खतरे में आ गया है। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूँ आखिर इन राजनीतिक पार्टियों के डोनेशंस के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक क्यों है और ये हमारा मौलिक अधिकार कैसे है। भैया हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1A के तहत हमें बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हम किसी भी विषय पर बोल पाएं या अपने विचारों को व्यक्त कर पाएं इसके लिए पहले हमें जानकारी की आवश्यकता होती है। भैया इसीलिए 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया था। इसके तहत हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है और ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब इस अधिकार के तहत हम एक आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा सरकार से वो तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जिनमें आम जनता या आम नागरिक का हित छुपा हो। भैया ये आरटीआई एक्ट क्या है और इससे आप कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है। इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर कहीं कोने में पॉपअप होता हुआ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। इस वीडियो के बाद में उसे देख लेना। आइए पहले वीडियो पर वापस आते हैं। अब भैया किसी कंपनी का मालिक यदि किसी एम्प्लॉय को जॉब पर भी रखता है तो उससे पहले वो उसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को पता करता है, जैसे कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो यहाँ पर तो हम हमारे देश के लिए नेता चुन रहे होते हैं जिसके हाथ में हमारे देश की हम पूरी सत्ता देने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था कि हम जिस पार्टी या जिस कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि वो कितना शिक्षित है, उसने पहले कितने उल्टे सीधे काम किए हैं, उसे कौन कितना पैसा दे रहा है और यदि वो सरकार में आ जाए तो इस पैसे के बदले में क्या उससे कोई मनचाहा काम तो नहीं निकलवाया जा रहा है जिससे आम जनता को नुकसान हो। तो इस प्रकार इन राजनीतिक पार्टियों को या इन राजनेताओं को कहाँ कहाँ से कितना पैसा आ रहा है ये सब जानना आरटीआई के तहत हमारा मौलिक अधिकार है ताकि हम एक अच्छे लीडर का चुनाव कर सकें। उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं इनके द्वारा कोई इंडिविजुअल या कोई कॉरपोरेट हाउस अब से किसी भी पार्टी को अनलिमिटेड पैसा दे सकता है और इसके द्वारा वो उस पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा अपने फायदे के काम करवा सकता है, जैसे कि टैक्स में छूट हुई, अपने अनुसार पॉलिसीज बनवाना हुआ या बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स लेना हुआ जिनमें हो सकता है 100 करोड़ का खर्चा आए लेकिन बिल 150 करोड़ का बताकर जनता के खजाने से एक्स्ट्रा पैसे लूटना हुआ। इन सब चीज़ों को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इन सब का हमें पता भी नहीं चल पाएगा। इसके अलावा उनका एक और आर्ग्यूमेंट था कि आप जो डोनर्स की जानकारी को छुपाए रखने की बात कह रहे हैं
ये केवल एक तरफा गोपनीय है। सभी डोनर्स और सभी पार्टियों को केवल अपने अपने डोनेशंस की जानकारी होगी, लेकिन इन बॉन्ड्स पर छुपे अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स के द्वारा एसबीआई के पास सभी डोनर्स और सभी रिसीवर्स की जानकारी होगी। अब एसबीआई बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एसबीआई से इस पूरे डेटा को मांगे तो वो उससे मना तो नहीं कर सकती है, या एटलीस्ट उस पर प्रेशर बनाया जा सकता है। और इसीलिए केंद्र में जिस किसी पार्टी की भी सरकार होगी वो बड़ी आसानी से ये सब कुछ पता कर सकती है कि किसने किसे कितना चंदा दिया है, और जिसने यदि उसकी पार्टी को चंदा नहीं दिया है तो उस पर वो विभिन्न प्रकार से कार्यवाही करवा सकती है। तो इससे तो केवल सिलेक्टिव अनोनिमिटी आएगी। इन सब कारणों से ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इनके विपक्ष में सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि हमारे ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमें राइट टू लाइफ और लिबर्टी प्राप्त है, यानी कि हमें अपनी प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। अब होता यह है कि कोई भी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो उसकी विपक्षी पार्टी यदि सरकार में आ जाए तो वो उसे परेशान करने लगती है। इसीलिए दानदाता की जानकारी को गोपनीय रखना बहुत आवश्यक है और ये उसका अधिकार भी है। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी बहस चलती है। अब इसके बाद कोर्ट को ये देखना था कि यहाँ पर डोनर की प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जनता का जानने का अधिकार। तो भैया कोर्ट अपने डिसीजन में कहता है कि डोनर को अपनी प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। हम भी इसकी सराहना करते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक वो सही इंटेंशन से पैसा दे रहा हो। लेकिन मोस्टली जो डोनेशन दी जाती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों या कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा दी जाती है, जो कि बदले में सरकार से अपना मनचाहा काम निकलवाना चाहते हैं, जो हो सकता है आम जनता के हित में ना हो। अब भैया ऐसी स्थिति में आम जनता के हित को ऊपर माना जाएगा और यहाँ पर हम डोनर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे समझिए, कोई भी एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की ऐप है जिसमें लोगों को सट्टा लगाने की बहुत ही आसानी से लत लग जाती है, जिससे वो बर्बाद भी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि वही कंपनी यदि नेताजी को या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ढेरों पैसे अपने सो कॉल्ड चंदे के रूप में डोनेट कर दे तो क्या होगा? क्या नेताजी आम जनता के फायदे के लिए उस कंपनी पर रोक लगवाएंगे या फिर उस कंपनी के हित में काम करेंगे? भैया इसीलिए यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि इस प्रकार की सभी बड़ी डोनेशंस के केस में पब्लिक इंटरेस्ट को डोनर की प्राइवेसी के ऊपर माना जाएगा और यहाँ पर हम डोनर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डोनर की पूरी जानकारी को पब्लिक के सामने लाना होगा। कोर्ट कहता है कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए इस स्कीम को लाने का आपका इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेथड्स को फॉलो नहीं किया है। इस उदाहरण से समझिए उनका क्या कहना था। भैया लेट सपोज आपके दोस्त को एक मच्छर काट रहा है, तो आप उसे भगाने के लिए पहले सबसे आसान तरीकों का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फूंक मारकर उड़ाना हुआ या फिर उसे अपने हाथ से छूकर भगाना हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि आप उसे भगाने के लिए लाठी डंडों या बंदूक का सहारा लेंगे। भैया इससे तो आपके दोस्त को भी खतरा होगा ना। उनका कहना था कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए आपको कम नुकसानदायक तरीकों को अपनाना चाहिए था। इन बॉन्ड्स को लाने पर फायदा कितना हुआ है या क्या ब्लैक मनी इनसे खत्म हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली बड़ी मात्रा की डोनेशंस क्विड प्रो को की अरेंजमेंट को दर्शाती है, जो कि असंवैधानिक है। दोस्तों, क्विड प्रो को का मतलब होता है कुछ के बदले में कुछ। कंपनियां इस भारी डोनेशंस के बदले में सरकार से अपना अनुचित लाभ उठा सकती हैं। अब भैया इन सभी डिस्कशंस के बाद फाइनली 15 फरवरी 2024 को इन 5 जजेस की बेंच इस केस पर अपना फैसला सुनाती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है, जिससे हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वायलेट होता है और इसीलिए 5-0 के फैसले से इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और इस योजना को लाने के लिए पुराने जितने भी कानूनों में अमेंडमेंट्स की गई थी, उन सभी अमेंडमेंट्स को भी खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद एसबीआई को एक आदेश दिया जाता है कि वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री तुरंत प्रभाव से रोक दे। और इस केस पर जब से सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया था, यानी कि 12 अप्रैल 2019, तब से लेकर अब तक ऐसे जितने भी जारी किए गए पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनका पूरा डेटा, जैसे कि उनका मूल्य, उन्हें कब और किसने खरीदा और किसने भुनाया, ये तमाम जानकारियां 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंप दे। और फिर निर्वाचन आयोग को इसी पूरी जानकारी को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। भैया इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप लोग जानते ही होंगे, या हो सकता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे ज़्यादा कवरेज नहीं दी है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस डेटा को छुपाने के लिए एसबीआई बार बार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है। भैया लास्ट डेट के 2 दिन पहले ही
4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि Now, my lord, when the purchases were happening, we divided the information. The name is kept at one place and the purchase is recorded at another place. ये पूरा डेटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में नहीं है बल्कि पेपर्स के फॉर्म में है और वो भी देश में एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में मौजूद है। अब इस पूरे डेटा को हमें इकट्ठा करने में और फिर उस डेटा से डोनर्स और रिसीवर्स की जानकारी को मैच करने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हमें 4 महीने का समय चाहिए। हम 31 जून 2024 तक आपको ये पूरा डेटा दे देंगे। इसके बाद 11 मार्च को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को कड़े शब्दों में फटकार लगाता है कि आपसे डेटा मैच करने के लिए किसने कहा है। If you see the directions which we have issued at page 76, My lord. we have not told you to do the matching exercise. We have asked you for a plain disclosure. आप तो आपके पास जैसा भी रफ डेटा है वैसा का वैसा ही ईसीआई को सौंप दीजिए और वो भी 24 घंटे के भीतर, यानी कि 12 मार्च को शाम 5 बजे से पहले, वरना हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसेस फॉलो करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी 15 मार्च तक इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। अब भैया इस कड़ी फटकार के बाद एसबीआई जिस डेटा को देने के लिए 4 महीने का समय मांग रही थी, उसी डेटा को वो मात्र 24 घंटों के भीतर इलेक्शन कमीशन को सौंप देती है। अब इलेक्शन कमीशन भी एक दिन पहले ही 14 मार्च 2024 को इस पूरे डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। दोस्तों, ये है वो लिस्ट जिसमें सभी डोनर्स के नाम मौजूद थे और ये है वो लिस्ट जिसमें सभी रिसीवर पार्टियों के नाम मौजूद थे। इन लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब भैया एसबीआई यहाँ पर दोबारा से गेम कर जाता है। दरअसल जिन हिडन अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स की बात की जा रही थी, जिनके द्वारा डोनर्स और रिसीवर्स को मैच किया जा सकता था, उन नंबर को एसबीआई छुपा लेता है। इस लिस्ट में कहीं भी वो इन अल्फा न्यूमेरिक कोड को नहीं दिखाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को एसबीआई को फिर फटकार लगाता है और कहता है कि 21 मार्च तक आपके पास जितना भी पूरा डेटा है सीरियल नंबर सहित इलेक्शन कमीशन को सौंपिए और इसके बाद अब तो आप एफिडेविट पर ये लिख कर भी दीजिए कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। और इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर दिया जाता है कि वो 2018-19 के डेटा को भी पब्लिक करे। इसके बाद 17 मार्च को इलेक्शन कमीशन 2018-19 का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। फिर 21 मार्च को एसबीआई से प्राप्त हुआ सीरियल नंबर सहित 2019 से लेकर 2024 तक का फुल्ली मर्ज्ड डेटा भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। अब इस पूरे डेटा के द्वारा हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि 2019 से लेकर 2024 तक कुल 12,769 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम कराया गया था, जिनमें से सबसे अधिक डोनेशन जिन पार्टियों को गई उनमें सबसे टॉप पर है दोस्तों बीजेपी, जिसे कुल डोनेशन का 47.5% हिस्सा यानी कि 6,060 करोड़ रुपए मिले। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों टीएमसी, जिसे 1,609 करोड़ रुपए मिले और तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसे 1,422 करोड़ रुपए मिले। बाकी का पूरा डेटा ये रहा आपके सामने। अब वहीं यदि हम बात करें टॉप डोनर्स की, तो लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है दोस्तों सेंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की कंपनी, जिसने कुल 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। दूसरे नंबर पर आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड, जिसने कुल 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है। तो भैया ये तो हुई इस पूरे डेटा की बात। इन सभी जानकारियों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इन्हें देख सकते हैं। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं कि पिटिशनर्स के द्वारा इस स्कीम के खिलाफ जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, क्या वैसा यहाँ पर कुछ सामने आया है? डोनेशन बाय शेल कंपनीज। नंबर 1 दोस्तों, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट 215 करोड़ था, लेकिन उसने डोनेशन दी है 1368 करोड़ की, यानी कि अपने कुल प्रॉफिट का 635% हिस्सा इसने दान कर दिया। नंबर 2 क्विक सप्लाई चेन कंपनी का नेट प्रॉफिट है 109 करोड़ और डोनेशन दी जाती है 410 करोड़ की। अपने प्रॉफिट का कुल 377% हिस्सा दान दे दिया जाता है। नंबर 3 एमकेजे इंटरप्राइजेस, इनका नेट प्रॉफिट है 58 करोड़ और डोनेशन दी जाती है 192 करोड़ की, यानी कि अपनी इनकम का 339% हिस्सा दान दे दिया जाता है। नंबर 4 मदन लाल लिमिटेड। भैया ये कैसी कंपनी है? इसका तो नाम भी काफ़ी यूनिक है। इसका नेट प्रॉफिट होता है 10 करोड़ और इसके द्वारा डोनेशन दी जाती है 185 करोड़, यानी कि अपने एवरेज प्रॉफिट का 1874% हिस्सा दान दे दिया जाता है। मतलब कि आप कमा रहे हो 100 रुपये, लेकिन दान दे रहे हो 1,800 रुपये से भी अधिक का। भैया गजब गणित है। कुल मिलाकर ऐसी 33 से अधिक
लॉस मेकिंग कंपनियां सामने आई है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा इलेक्शंस में डोनेट कर दिया है। तो भैया इससे ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में शेल कंपनियों के द्वारा भी डोनेशन दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये को रिलेशन भी देखने को मिला है कि कई कंपनियों के ऊपर जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आदि की रेड पड़ी तो उन्होंने उसके तुरंत बाद इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदकर डोनेशन दी, जिससे उन्हें उनकी कार्यवाही से राहत मिल सके। फॉर एग्जाम्पल 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पर ईडी की रेड पड़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी इसके 409 करोड़ के एसेट्स को जब्त कर लेती है, लेकिन इसके महज 5 दिनों बाद 7 अप्रैल को ये कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदती है। कई दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को सब स्टैंडर्ड ड्रग्स यानी कि घटिया क्वालिटी की दवाइयां बनाने के नोटिसेस मिलते हैं, लेकिन फिर वही कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर पार्टियों को चंदा दे देती हैं और फिर ये नोटिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, भले ही घटिया क्वालिटी की दवाई के कारण हमारी जान पर बन आए, लेकिन नेताओं को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, बस उनके पास पैसे आने चाहिए। तो भैया ऐसी ही कई को रिलेशंस आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। कहीं पर ईडी सीबीआई के चंगुल से छूटना हुआ तो कहीं पर डोनेशन के बदले बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स लेना हुआ। तो कुल मिलाकर पिटिशनर्स ने जो भी आशंकाएं व्यक्त की थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। अब क्या ये पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक स्कैम्स का भंडार थी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में #बॉन्ड स्कैम लिखकर जरूर बताएं। अब भैया आप मानो या ना मानो, लेकिन बिना पैसे के चुनाव लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इनफैक्ट कई देशों में तो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सरकार ही पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करती है। तो भैया इसीलिए एक क्लीन मनी रिसीव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इस पर अपनी राय जरूर बताएं #वे ऑफ डोनेशन लिखकर। सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।